मैं हूं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे, निदेशक अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ इग्नू नई दिल्ली। आज की चर्चा का विषय है शेक्सपियर की रचनाओं का भारत में अभिग्रहण, रिसेप्शन ऑफ शेक्सपियर इन इंडिया। ये चर्चा MTT 019 अनुवाद की राजनीति यानी पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन पाठ्यक्रम के अंतर्गत की जा रही है और यह पाठ्यक्रम MA अनुवाद अध्ययन, MA ट्रांसलेशन स्टडीज कार्यक्रम का एक हिस्सा है। चर्चा के प्रमुख बिंदु हैं शेक्सपियर एक परिचय, अभिग्रहण की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ रिसेप्शन, अभिग्रहण के रूप में अनुवाद ट्रांसलेशन एज रिसेप्शन, शेक्सपियर की रचनाओं का हिंदी में अनुवाद, शेक्सपियर की रचनाओं का हिंदीतर भारतीय भाषाओं में अनुवाद, शेक्सपियर की रचनाओं के अनुवाद की रणनीतियां। चर्चा आरंभ करते हैं। चर्चा का ये पहला प्रमुख बिंदु है शेक्सपियर एक परिचय, यानी चर्चा जब हम शेक्सपियर के नाटकों के, उपन्यासों के, शेक्सपियर की रचनाओं के संदर्भ में, उनके रिसेप्शन के संदर्भ में कर रहे हैं, तो हमें शुरू में जानना जरूरी लगता है कि शेक्सपियर के संदर्भ में एक सामान्य जानकारी दी जाए, उनका सामान्य परिचय कराया जाए। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन टू शेक्सपियर, आई वुड लाइक टू मेक अ प्रेजेंटेशन, ए ब्रीफ नोट ऑन इट। शेक्सपियर, जैसा हम जानते हैं कि दुनिया के मशहूर और स्वनामधन्य युगों युगों तक जीवित रहने वाले, अपनी रचनाओं के माध्यम से जीवित रहने वाले यशस्वी कवि और नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। शेक्सपियर का जन्म 1564 ईस्वी में वारविकशायर, एक स्थान है इंग्लैंड का, वहां हुआ था और उनका निधन, उनकी मृत्यु 1616 ईस्वी में हुई थी। ये दुनिया के मशहूर नाटककार और कवि रहे हैं और एलिजाबेथ और जैकोबियन के दौर में उन्होंने, उस थिएटर एज में उन्होंने अभिनय के साथ साथ नाट्य लेखन आदि किया। उस दौर की प्रमुख हस्ती के रूप में जाने जाते हैं। इनकी प्रमुख कृतियों के विषय में संक्षेप में मैं बताऊं तो 38 नाटक इन्होंने लिखे हैं, 2 विस्तृत कविताएं लिखी हैं, जिसको अंग्रेजी में अगर हम कहें तो नैरेटिव पोएम्स हैं, लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स हैं, और सोनेट एक कविता की एक विधा है, कविता का एक स्वरूप है। तो उन्होंने 14 पंक्तियों का होता है सोनेट आमतौर पर, तो 154 sonnets have been composed and are written by विलियम शेक्सपियर, और अन्य अनेक कविताएं लिखी हैं। और इनकी विशेषता ये है कि इनके अनेक नाटकों में कविताएं भी हैं, सोनेट्स भी हैं। इनके सुप्रसिद्ध नाटक हैं किंग लियर, मैकबेथ, हेमलेट, द टेम्पेस्ट, एज यू लाइक इट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो एंड जूलियट एंड मेनी मोर। अब इन नाटकों के माध्यम से, इन रचनाओं के माध्यम से शेक्सपियर ने क्या प्रभाव छोड़ा? शेक्सपियर को कालिदास के समानांतर कहा जा सकता है। पहले तो एक मुहावरा, एक वाक्य प्रचलित होता था, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, लेकिन ये असल में शेक्सपियर से उनकी तुलना करके ये बताने की कोशिश की गई कि जैसे शेक्सपियर शायद कालिदास से महान थे। अगर हम ये ना भी कहा जाए, ये स्वीकार ना भी करें, तो भी शेक्सपियर शताब्दियों तक वैश्विक रंगमंच पर, वैश्विक पृष्ठभूमि में एक यशस्वी कवि और नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। उनके जो प्रसिद्ध नाटक हैं, उनकी जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, वे युगों युगों तक याद की जाती हैं, सूत्र वाक्य के रूप में जाने जाते हैं। जैसे भारत के संदर्भ में कहें तो तुलसीदास की पंक्तियां, कबीर की पंक्तियां, या जो सूक्तियां हैं, जो संस्कृत के सूत्र वाक्य हैं, जिसे हम युगों युगों तक याद करते हैं, जैसे सत्यमेव जयते। इस तरह के वाक्य शेक्सपियर की रचनाओं में भी देखे जा सकते हैं। फाउल इज फेयर, फेयर इज फाउल, ये उनका एक प्रसिद्ध वाक्य है। रेस्ट इज साइलेंस, या फिर
अगर हम कहें, वे कहते हैं जिस रूप में beguile the time, look like the time and be serpent under it। ये अगर मैकबेथ का एक वाक्य, अगर लेडी मैकबेथ को बताती है और कहती है कि समय को एक परिदृश्य आता है जिसमें एक मैकबेथ जो है वो हत्या करके आता है और लेडी मैकबेथ उसको समझाने की कोशिश करती है। उसके बाद एक पार्टी होती है और हरी घास है लॉन में, और लॉन में बहुत से मेहमान आने वाले हैं, और वहां एक सांप जो है हरी घास में छिप जाता है, वो भी हरे रंग का सांप है। तो उसको इस सूत्र वाक्य के एक उक्ति के माध्यम से बताना चाहती है लेडी मैकबेथ कि समय को धोखा देने के लिए समय के साथ समय की तरह दिखिए। ये एक तरह की बात है। इसी तरह से U2, इसके बाद एक जगह आता है ओशंस ऑफ अरबिया कैनॉट वॉश योर हैंड। तो अरब का सागर भी तुम्हारे हाथों को पवित्र नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि अरब सागर में जितनी गहराई से जल विद्यमान है, अगर वो सब तुम्हारे हाथों पर लगा दिया जाए तब भी तुम्हारे पाप धुलने वाले नहीं है। ये ऐसा नहीं कि हाथ नहीं धुलेगा, लेकिन असल में वो इतना अपवित्र हो चुका है, उसका कर्तव्य, उसके कर्म, जो बुरे कर्म हैं वो उसे प्रभावित किए बिना नहीं रह सकते। रोमियो जूलियट एक नाम नहीं, एक संज्ञा बन करके रह गया है। रोमियो जूलियट असल में दो स्त्री पुरुषों के नाम थे, लेकिन ये एक संज्ञा बन करके रह गया है, और उस संदर्भ में देखने समझने की कोशिश करते हैं, किया जाना चाहिए। प्रेमी प्रेमिका का प्रतीक बन करके रह गया है। तो विश्व के स्तर पर शेक्सपियर के जो प्रभाव हैं वो अगणित है, उसकी गणना, उसकी तुलना आसानी से नहीं की जा सकती है। इसलिए दुनिया भर में 600 वर्ष के बाद भी, लगभग 500-600 सालों में भी जो है ये स्थिति ऐसी नहीं आई कि 1565 से लेकर के अगर कहें तो लगभग 500 साल पहले जिनका जन्म हुआ था, 400-450 वर्ष पहले, 1616 तक थे, यानी 2000 पूरे 400 साल पहले का जो चिंतन है, उनका विवेचन है, उनकी रचनाएं हैं, वे आज भी प्रभाव बनाए हुए हैं। मध्यकाल से लेकर के आज के समय तक इस दृष्टि से समझने पर हमें लगता है कि शेक्सपियर के विस्तार की आवश्यकता है, शेक्सपियर के रिसेप्शन की आवश्यकता है। और अगली चर्चा हम इसी के अंतर्गत अगले बिंदु पर करने जा रहे हैं। शेक्सपियर की जब हम चर्चा करते हैं, रिसेप्शन ऑफ शेक्सपियर की बात करते हैं, तो अभी रिसेप्शन समझने की जरूरत है। असल में अभिग्रहण शब्द रिसेप्शन के संदर्भ में लिया गया है। हिंदी में अभिग्रहण शब्द ही इस्तेमाल होता है। तो अभिग्रहण की जो अवधारणा, जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिसेप्शन है, वो क्या है? पहली बात तो ये स्पष्ट कर दें कि ये तुलनात्मक साहित्य की अवधारणा है। कंपैरेटिव लिटरेचर का जब अध्ययन किया जाता है तब वहां रिसेप्शन आता है। रिसेप्शन, इन्फ्लुएंस, ये उसके कई स्ट्रेटजीज हैं, कई उसके विंग्स हैं, और उसके तहत जो स्कूल्स ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर है उसके तहत इसकी संकल्पना की गई है, उसकी अवधारणा की गई है। तो रिसेप्शन वहां कंपैरेटिव लिटरेचर के रूप में लिया गया है, लेकिन रिसेप्शन की जब हम बात करते हैं तो ये फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन भी है, ये पार्ट ऑफ ट्रांसलेशन भी है। इसको भी समझने की, जानने की जरूरत है। तो जो तुलनात्मक साहित्य की अवधारणा, कंपैरेटिव लिटरेचर की अवधारणा है, उसको इस संदर्भ में देखने की, समझने की जरूरत है। तो रिसेप्शन क्या कहा जाता है कंपैरेटिव लिटरेचर में, इसको इस रूप में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो रिसेप्शन स्टडी, ये इन्फ्लुएंस स्टडी, रिसेप्शन स्टडी, ये सब तुलनात्मक साहित्य, कंपैरेटिव लिटरेचर के एक हिस्से के रूप में आते हैं। तो रिसेप्शन स्टडी इज अनदर ब्रांच ऑफ इन्फ्लुएंस स्टडी। इन्फ्लुएंस स्टडी का यानी प्रभाव अध्ययन का एक दूसरा ब्रांच है, दूसरा एक, उसकी एक दूसरी शाखा है। विच एम्स एट मेजरिंग द रिस्पॉन्स टू ए राइटर्स वर्क अब्रॉड। जिसका उद्देश्य क्या होता है? मेजरिंग द रिस्पॉन्स टू ए राइटर्स वर्क अब्रॉड। एक रचनाकार के, एक लेखक के
जो के संदर्भ में जो रिस्पांस है, प्रत्युत्तर है, दूसरी दुनिया के दूसरे देशों में, दूसरे भूभागों में कैसे उसका आकलन किया जाता है, कैसे उसका विश्लेषण किया जाता है, कैसे उसका अभिग्रहण किया जाता है, कैसे उसका रिसेप्शन किया जाता है, उसको क्या रिस्पांस मिलता है, ये समझने की जरूरत है। कंसिडरिंग द सेल्स सर्वेज ऑफ रिव्यूअर्स क्रिटिसिज्म, सेल्स यानी उसकी रचनाएं कितनी बिकती हैं, बेस्ट सेलर होना, यानी पॉपुलैरिटी इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, पॉपुलैरिटी भी एक क्राइटेरिया है। सर्वेज ऑफ रिव्यूअर्स, रिव्यू जो उसके समीक्षक हैं वो कितना अध्ययन करते हैं, कितनी रिव्यू होती है, कितना उस पर क्रिटिसिज्म आता है, कितना कमेंट आता है, पाठकों की प्रतिक्रियाएं कैसे आती है, कैसे लोग उसको दूसरे देशों में किस संदर्भ में ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, इन सब संदर्भों में समझने की जरूरत है। ट्रांसलेशंस एक्स्ट्रा ऑफ द पर्टिकुलर वर्क, और कितना उसका अनुवाद होता है किसी खास कृति का, वह भी जानने समझने की जरूरत है, उसका भी अध्ययन विश्लेषण करने की जरूरत है। तो यहाँ मोटे तौर पर मैं बताने की कोशिश करूंगा कि रिसेप्शन क्या है। रिसेप्शन असल में जब कटिंग अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द नेशंस, व्हेन समथिंग इज रिस्पॉन्डेड और रिसीव और एक्सेप्टेड और रिकॉग्नाइज्ड, दैट शुड बी ट्रीटेड एज रिसेप्शन, and in that way reception is a form of translation or acceptance। किसी भूभाग में, किसी क्षेत्र विशेष में, किसी जनमानस के बीच कितना किसी चीज का अभिग्रहण होता है, ये समझने की आवश्यकता है। और इस संदर्भ में अगर हम ध्यान दें तो मुझे लगता है कि जितना शेक्सपियर का अभिग्रहण हुआ है, रिसेप्शन हुआ है, कटिंग अक्रॉस द नेशन, कटिंग अक्रॉस द लैंग्वेजेस, उतना शायद किसी रचनाकार का नहीं हुआ होगा, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। क्योंकि वो केवल अंग्रेजी के नहीं, दुनिया भर के अनेक भाषाओं के, साहित्यों के अध्येता हो गए, ना केवल साहित्य के संदर्भ में बल्कि शेक्सपियर के उद्धरण न्यायाधीशों की न्यायिक टिप्पणियों में किए जाते हैं। जो कोई जजमेंट पास होता है तो एक जज भी बार बार शेक्सपियर को कई बार उद्धृत करता है। इसके अलावा आप जुडिशरी के साथ साथ अगर फिलोसफिकल डिस्कोर्स करें, दार्शनिक विचार विमर्श करें, तब भी शेक्सपियर की बात होती है। हम ये भी देखें कि अगर किसी संदर्भ में हम अगर अन्य विश्लेषण किए जाए तो शेक्सपियर की अवधारणा को समझने की कोशिश करते हैं। तो खास तौर से जब हम रिसेप्शन की बात करते हैं तो शेक्सपियर के संदर्भ में रिसेप्शन एक बहुत अप्रोप्रिएट वर्ड है, और रिसेप्शन ऑफ शेक्सपियर कहना और भी ज्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि शेक्सपियर की किसी एक रचना नहीं बल्कि एज पर से शेक्सपियर एक कॉमन नाउन बन जाता है, ना प्रॉपर नाउन नहीं रहता है, बल्कि एक ऐसी अवधारणा कि शेक्सपियर के विचार के स्तर पर, कृतियों के स्तर पर, सूचनाओं के संप्रेषण के स्तर पर, ज्ञान विज्ञान के स्तर पर कैसे वे महान बनते हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। और उस संदर्भ में उसके अभिग्रहण की, रिसेप्शन की चर्चा करनी होगी। अभिग्रहण के रूप में अनुवाद, ट्रांसलेशन एज रिसेप्शन। तो जब ट्रांसलेशन एज रिसेप्शन की बात करते हैं तो हम ये देखें कि जैसा मैंने बताया कि रिसेप्शन स्टडीज एन अटेम्प्ट टू ट्रेस द इन्फ्लुएंस ऑफ ए राइटर, एमिटर यानी जो लेखक है, यानी प्रस्तोता है, जो वक्ता है, उसके संदर्भ में उसके प्रभाव को ग्रहण करने, उसका अध्ययन करने के लिए एक तरह का यह प्रयास है। और फॉर ए सेट ऑफ राइटर्स अपॉन अनदर, या कई रचनाकारों का किसी अन्य रचनाकारों से, यानी रिसीविंग लैंग्वेज में, या कहें कि टारगेट लैंग्वेज में, जहां से दूसरे भाषाओं के, दूसरे वर्ग के, दूसरे भूभाग के लोगों के बीच में उनका जो अभिग्रहण किया जाता है, उसको समझने की जरूरत है। इन द एरिया ऑफ थीम, आइडिया, एटीट्यूड, टेक्निक एक्स्ट्रा, किसके, किसी थीम पर, किसी मुद्दे पर, किसी विचार पर, किसी दृष्टिकोण के आधार पर, किसी टेक्निक के आधार पर इसको समझने जानने की जरूरत है। एंड्रे लेफेयर के संदर्भ में अगर हम बात करें, इसको दूसरे ढंग से समझने की कोशिश करें, तो यहां ट्रांसलेशन जब एज रिसेप्शन की जब बात
करते हैं तो नेचुरली ये स्वाभाविक रूप से समझ में आने वाली बात है कि ट्रांसलेशन यहाँ एक लिंग्विस्टिक ट्रांसफर नहीं है, एक भाषाई अंतरण नहीं है, सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि ये एक तरह का रिक्रिएशन है, ट्रांसक्रिएशन है या रीराइटिंग है। अब न्यू राइटिंग है, इस संदर्भ में हम चर्चा आगे करेंगे। तो अंद्रे लेफेयर ट्रांसलेशन को एक कल्चर के रूप में बताते हुए कहते हैं कि वहां जो ऑपरेशनल यूनिट ऑफ ट्रांसलेशन इज कल्चर। तो क्या क्या नहीं है, लेफेयर के शब्दों के हवाले से अगर कहा जाए तो ट्रांसलेशन नीदर वर्ड नॉर द सेंटेंस नॉट इवन टेक्स्ट is the operational unit of translation. It is the culture which is operational unit of translation. तो मुख्य किस संदर्भ में ध्यान केंद्रित करके अनुवाद किया जाता है, तो मुख्य ध्यान केंद्रित किया जाता है किस पर? वो केंद्रित किया जाता है कि कार्यात्मक इकाई क्या है। कार्यात्मक इकाई ऑपरेशनल यूनिट संस्कृति है, तो संस्कृति का अंतरण अनुवाद प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। जब हम अभिग्रहण की बात करते हैं, रिसेप्शन की बात करते हैं, तो वास्तव में इसी संदर्भ में इसको समझने की जरूरत है कि सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन नहीं, बल्कि पूरे एम्बियंस की, पूरे कल्चर की अनुवाद की पद्धति अपनाई जाती है और एक ब्रॉडिस्टिक होलिस्टिक अप्रोच अपनाया जाता है, जिसके संदर्भ में यह अनुवाद कार्य किया जाता है। शेक्सपियर की रचनाओं का हिंदी में अनुवाद, अब इसको समझने की कोशिश करें कि किन किन कृतियों का हिंदी में अनुवाद हुआ। प्रमुख कृतियां, बहुत लंबी सूची है, लेकिन हमने यहाँ संक्षेप में कुछ रचनाकारों और उनके द्वारा किए गए अनुवादों का जिक्र किया है। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने शेक्सपियर की रचना मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद किया 1880 में, उसका शीर्षक दिया दुर्लभ बंधु। यह भी लिटरल ट्रांसलेशन नहीं है, सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन है, या कहें ट्रांसक्रिएशन किया गया है। और हम बताने की कोशिश करेंगे कि मर्चेंट ऑफ वेनिस का दुर्लभ बंधु से दूर दूर का सरोकार नहीं। तब फिर कैसे है? क्योंकि उसके भीतर पाठ को समझ करके जो एंटोनियो, बेसानियो, साइलाक, तो साइलाक का जो चरित्र है उस संदर्भ में है कि वो मांस के टुकड़े को मांगने की बात करता है कि अगर वो कर्ज अदा नहीं कर दिया गया तो उस भूमिका में चलेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि कैसे अलग अलग रचनाकारों ने, स्वयं हिंदी के अनेक रचनाकारों ने अलग अलग ढंग से अनुवाद करने की कोशिश की। श्रीमती आर्या वे इसका अनुवाद करती हैं वेनिस का व्यापारी, मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो लिटरल ट्रांसलेशन का उदाहरण है। गोपीनाथ एमए वे इसका एक एज यू लाइक इट, एक उनकी रचना शेक्सपियर की, उसका अनुवाद करते मन भावन। ये भी बिल्कुल लिटरल ट्रांसलेशन नहीं है, अर्थ के आधार पर किया गया अनुवाद है। चंद्र रत्न एक रचनाकार है, उन्होंने कॉमेडी ऑफ एरर्स इनकी एक रचना, उसका अनुवाद किया भ्रमजाल। ये भी लिटरल ट्रांसलेशन नहीं है। मथुरा प्रसाद उपाध्याय, इन्होंने मैकबेथ का अनुवाद किया, साहसेंद्र साहस के रूप में किया। मैकबेथ में जैसे लेडी मैकबेथ, मैकबेथ, अन्य जो रचनाकार हैं, अन्य जो चरित्र है, उसके संदर्भ में अगर ध्यान से दे करके देखने की कोशिश करें तो मैकबेथ को साहसेंद्र साहस के रूप में, ये लिटरल ट्रांसलेशन नहीं बल्कि ये कॉन्सेप्चुअल या सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन का एक उदाहरण है। रांगे राघव मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद करते हैं, वेनिस का व्यापारी इस नाम से, और हरिवंश राय बच्चन उसी मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद करते हैं, वेनिस का सौदागर। तो इन सभी अनुवादों में कई दृष्टियों से अलगाव है, लेकिन ऐसा लगता है कि शेक्सपियर की अवधारणा, शेक्सपियर की रचनाओं का हिंदीतर भाषाओं में अनुवाद या नॉन हिंदी या अदर देन हिंदी जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, उसमें भी शेक्सपियर की रचनाओं का बृहत्तर अनुवाद हुआ है। और सभी भारतीय भाषाओं में क्या अनुवाद हुए हैं ना, उसका लेखा जोखा यहाँ दे पाना संभव ना जरूरी है। लेकिन प्रमुख भारतीय भाषाओं में शेक्सपियर के कुछ प्रमुख ग्रंथों, उनकी रचनाओं का जो अनुवाद हुआ है, उसको समझने की, बताने की कोशिश करते हैं। तो पहली भाषा है बांग्ला। बांग्ला में हरचंद्र घोष रचनाकार, उन्होंने अनुवाद किया
मर्चेंट ऑफ वेनिस का और उसका नाम रखा भानुमति चित्त विलास। 1853 में 1853 में ये किया गया अनुवाद है। ये मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस का व्यापारी या सौदागर नहीं बल्कि भानुमति चित्त विलास, ये तर्क किया गया है और तर्कपूर्ण ढंग से अनुवाद की भाषा के रूप में इसको देखें तो ये भावानुवाद है, कॉन्सेप्चुअल या सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन का एक हिस्सा है, क्योंकि मर्चेंट ऑफ वेनिस का भानुमति चित्त विलास से कोई सरोकार नहीं। अब कैसे सरोकार है, तो उसके जो कंटेंट है, उसकी जो पृष्ठभूमि है, कैसे वेनिस का सौदागर, उसमें वेनिस का एक व्यापारी है, कैसे एंटोनियो बैसानियो, पोर्शिया, साइलाक, ये जो चरित्र हैं उन चरित्रों के अध्ययन विश्लेषण के आधार पर ये किया गया, उनकी विशेषताओं के आधार पर बताने की कोशिश की गई है कि भानुमति चित्त विलास ही इसका उचित शीर्षक हो सकता है, श्रेष्ठ अनुवाद शीर्षक का हो सकता है। उसका कारण ये है कि ये जो है इस संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि कैसे जो शब्दानुवाद नहीं भावानुवाद उसका प्रमुख आधार बनता है। गुजराती में नाठारी फिरंगनी ठिकाड़े आवी इस शीर्षक से अनुवाद किया गया है और ये इसका मूल पाठ क्या है, शेक्सपियर की जो रचना है ट्रेनिंग ऑफ द स्ट्रेन का अनुवाद किया गया नाठारी फिरंगनी ठिकाड़े आवी, और कन्नड़ में इसी का ट्रेनिंग ऑफ द शिन, इसका कन्नड़ में एस गाडिके ने चंडी मर्दन नाम से किया है। चंडी का मर्दन दमन, कैसे यानी अहंकार का, चंडी का कैसे दमन किया जा सकता है, इस रूप में इसको प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। बंगला में इसका अनुवाद विद्यासागर ने किया और एक कृतिका कॉमेडी ऑफ एरर्स जो शेक्सपियर की रचना है भ्रांति विलास नाम से उसका किया है, और ये भी लिटरल ट्रांसलेशन नहीं है। मराठी में सुखाराम पंडित ने अनुवाद किया विलक्षण न्याय चातुर्य, इस शीर्षक से किसका, मर्चेंट ऑफ वेनिस का। अब आप कहेंगे विलक्षण न्याय चातुर्य से क्या है, तो ये जो जस्टिस की अवधारणा है कि अगर तुम 30 दिन का बॉन्ड ऐसा भरा हुआ है, जो अगर तब तक उतने दिनों तक आपने पैसे नहीं लौटाए तो क्या होगा, 1 पाउंड पीस ऑफ फ्लैश यानी शरीर के मांस का एक टुकड़ा निकाल लिया जाएगा, ऐसी प्रतिज्ञा उसमें लिखी गई थी। क्या जो अवधारणा है और किस तरह से इसका कार्यान्वयन हो रहा है और समय पर नहीं होने पर क्या होगा, इस तरह की जो शर्तें हैं और शर्त को स्वीकार करने वाले और उसके संदर्भ में जो चर्चाएं हैं वो बहुत ध्यान देने योग्य है। तो विलक्षण न्याय चातुर्य इसीलिए उसका शीर्षक सुखाराम पंडित ने किया, जो कि उपयुक्त शीर्षक प्रतीत होता है। इसी तरह मराठी में ही गोपाल गणेश आगरकर ने विकार विलासिता शीर्षक से अनुवाद किया हेमलेट का। हेमलेट शेक्सपियर का एक प्रसिद्ध नाटक है और उसका अनुवाद किया विकार विलासिता नाम से, और उसके जो रचनाकार हैं अनुवादक हैं गोपाल गणेश आगरकर, मराठी के रचनाकार हैं और अनुवादक, उन्होंने विकार विलासिता नाम से अनुवाद किया हेमलेट का। शेक्सपियर के अनुवादों की क्या रणनीतियां थी, इसको समझने की जरूरत है, इस पर स्ट्रेटजीज है, उस पर हम ध्यान दें। तो पहली कोशिश की गई कि शेक्सपियर का इंडियनाइजेशन किया जाए, as if Shakespeare has been associated with the origin and compass of the Indian perspective। दूसरे ढंग से कहें कि जैसे शेक्सपियर हमारे आस पड़ोस की गतिविधियों पर नजर रखने वाले कभी रचनाकार रहे, तो पहले इंडियनाइजेशन की कोशिश की गई। मतलब कि शेक्सपियर बहुत दूर की कौड़ी नहीं है, उसको भारतीय संदर्भ में भारत के जन साधारण भी समझ सकते हैं, जान सकते हैं, वैसे ही जैसे ये जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए मैं एक रोचक उदाहरण बताता हूं। करोड़ों लोग हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं और वहां जो शुरुआती पंक्ति है
कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुबर विमलेश जो दायक फलचार। इसका अर्थ 80% उन पाठकों को नहीं पता चलता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, चरण क्या है? सरोज रज के समान, चरण में जो सरोज के समान रज है, यानी कमल के की भांति जो पैरों की धूल है, ऐसे निज मन मुकुर सुधार, अपने मन रूपी जो शीशे है, दर्पण है, उसको सुधारने की जरूरत है। वर्णव रघुवर विमल यश, रघुवर के ईश्वर श्री राम के विमल यानी स्वच्छ और निर्मल यश को उसका वर्णन करता हूं, जो दायक फलचार, जो 4 प्रकार के फल प्रदान करने वाले हैं। कौन? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। इतनी व्याख्या 80%, ये मैंने बहुत साधारण व्याख्या अभी बताई, इसकी और व्याख्या हो सकती है, लेकिन इसमें बहुत साधारण बात है, इसका अर्थ लोग नहीं समझते पर इसका पाठ करते हैं। तो जो मैं कहना चाहता हूं कि एक तरह का इंडियनाइजेशन, तो शेक्सपियर को भी इंडियनाइज करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम अभिग्रहण कर लेते हैं, उसके मूल स्वरूप से, मूल पाठ से हमारा चाहे सरोकार हो या ना हो, तो इंडियनाइज करने की कोशिश करते हैं। अब अभिग्रहण क्या करते हैं? दूसरा शेक्सपियर का रिसेप्शन करने की कोशिश करते हैं। जब शेक्सपियर को रिसीव करेंगे तो वो फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन होगा, फॉर्म ऑफ कंपैरेटिव लिटरेचर होगा, फॉर्म ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, फॉर्म ऑफ इन्फ्लुएंस स्टडी होगा, फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस होगा, रिकॉग्निशन होगा, और हम किस रूप में उन्हें आत्मसात कर पाते हैं, इसको समझने की रणनीतियां, ये एक तरह से ट्रांसलेशनल स्ट्रेटजीज है, रणनीतियां अनुवाद करने के समय अपनाई जाती हैं। घरेलूकरण, डोमेस्टिकेशन, जब हम किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु को अपनाना चाहते हैं तो उसको डोमेस्टिकेट कर देते हैं। वैसे ही डोमेस्टिकेट कर लेते हैं जैसे जीव जंतु हम अपने घरों में रखते हैं, या किसी बाहर से किसी व्यक्ति को बुलाया, किसी मेहमान को रखा, या कुछ दिन किसी व्यक्ति को घर में रहने के लिए जो है मनाने की कोशिश की, उसे अपना लिया, तो एक तरह का डोमेस्टिकेशन है। तो शेक्सपियर को भी भारत के परिप्रेक्ष्य में उन स्थितियों में लाने की कोशिश की गई। अब इसके उदाहरण क्या है? उदाहरण दुर्लभ बंधु प्रमुख उदाहरण है। उसमें व्यक्तियों के नाम, चरित्रों के नाम बदल दिए गए। एंटानियो वैसानियो वहां नहीं है, वहां नाम बदल दिए गए। तो इस तरह से कभी चरित्रों के नाम बदल दिए जाते हैं, कभी शीर्षक के नाम बदल दिए जाते हैं, कभी स्थानीय मुहावरों का प्रयोग किया जाता है, और इस तरह से डोमेस्टिकेशन एक ट्रांसलेशन की स्ट्रेटजी बन करके आती है। स्थानीयकरण करने की कोशिश करते हैं, लोकलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं, स्थानीय भाषा के मुहावरों को भी अपनाने की कोशिश करते हैं, और फिर आखिर में जो स्ट्रेटजी ऑफ ट्रांसलेशन है वो एक तरह से विजिबिलिटी ऑफ ट्रांसलेटर यानी अनुवादक की दृश्यता भी दिखाने की कोशिश करते हैं। अनुवादक का हस्तक्षेप उसमें प्रकट होता है। इसके साथ साथ अनुवादन कार्य करते हुए पुनर्सृजन, रिक्रिएशन कहें या रीराइटिंग कहें, ट्रांसक्रिएशन, अनुसृजन, इसको संदर्भ में लेकर के हम प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं, ट्रांसक्रिएशन करने की कोशिश करते हैं। ट्रांसलेशन प्रोसेस में एक तरह से नई रचना उभर करके सामने आती, बन करके सामने आती है। खासतौर से शेक्सपियर के अनुवादों में, शेक्सपियर को भारतीय भाषाओं में प्रस्तुत करने की जो कला होती है, उसमें इन सभी स्ट्रेटजीज का प्रयोग किया गया है। आपने ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनी और शेक्सपियर के भारतीय परिप्रेक्ष्य में अभिग्रहण की विभिन्न स्थितियों से मैंने परिचय कराने की जो आपको कोशिश की। आशा है ये चर्चा आपके लिए बहुत उपयोगी रही होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक नई चर्चा के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।